हेलो नमस्कार वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मर्स लव के धमाकेदार प्लेटफॉर्म में आपका भी का अभिनंदन। साथियों, अपन स्टार्ट कर रहे थे अपना भौतिक प्रदेश स्टार्ट हो गया था, फिजिकल डिवीजन, और उसके अंदर अपनी शायद एक क्लास हो गई थी, है ना। और ये नेक्स्ट क्लास उससे है, ठीक है। तो अपन लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे, हम परिचय की सॉरी मरुस्थल की विशेषताओं की बात कर रहे थे। तो आप सभी साथी आ जाएगा, और बिल्कुल अगर लास्ट टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। बिल्कुल, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा, तो लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे परिचय की। देखो, थार के मरुस्थल या फिर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। तो थार के मरुस्थल एवं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं, ध्यान से सुनना। अगर मैं थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको लास्ट क्लास में करवा दी थी। आज की इस क्लास के अंदर अपन दो चार जो भी विशेषताएं रह रही है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। थार के मरुस्थल की हम बात करें तो एक विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थार के मरुस्थल के अंदर जैसलमेर के अंदर कुछ चंदन नलकूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चंदन नलकूप। देखो, चंदन नलकूप कह सकते हैं इसको, चंदन नलकूप, या फिर इसको बोलते हैं चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, नल चांदन नलकूप, ठीक है। तो चंदन नलकूप या चांदन नलकूप की हम बात करें तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, और इनमें पीने का मीठा पानी मिलता है। और ये जो पीने का मीठा पानी है, इसी चांदन नलकूप को हम संज्ञा देते हैं थार का घड़ा। क्या बोलते हैं इसको? थार का घड़ा कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे जो आप सभी साथी मेरे साथ साथ लिखना। देखिएगा भाई, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। जैसलमेर में पाए जाने वाले चांदन या चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। देखो, ये जो चांदन या चंदन नलकूप है, इसमें पीने का मीठा पानी मिलता है। इसमें क्या मिलता है? पीने का मीठा पानी। इसमें पीने का मीठा पानी मिलता है। मीठा पानी होता है, ठीक है। तो इसमें पीने का मीठा पानी है, तो इसको थार का घड़ा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ध्यान से सुनना बच्चों। बाड़मेर की हम बात करेंगे। बाड़मेर में बाटाड़ू या बाटारू कुएं, बाटाड़ू या बाटारू कुएं पाए जाते हैं जिन्हें रेगिस्तान का मरुस्थल, जिन्हें रेगिस्तान का मरुस्थल कहते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का मरुस्थल कहते हैं। देखो बच्चों,
जिन्हें रेगिस्तान का मरुस्थल कहते हैं। अब ये जो बाटाड़ू कुएं हैं जिनके अंदर पीने का मीठा पानी मिलता है, जिनके अंदर पीने का मीठा पानी, इनके अंदर क्या मिलता है? पीने का मीठा पानी। और इनको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल। तो इनको क्या बोलेंगे भाई? रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल इसको कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो थार का मरुस्थल है, इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा थार का मरुस्थल। और यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 50 सेंटीमीटर। और ये जो लाइन है, इसकी हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की हम बात करते हैं, तो इस मरुस्थल को दो भागों में बांट रही थी। और ये वाला जो मरुस्थल है, ये कैसा मरुस्थल था? शुष्क मरुस्थल। ये बात आपको याद आ रही होगी, शुष्क मरुस्थल, ठीक है? और ये वाला जो मरुस्थल है, इसको बोला गया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको क्या बोला गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, और यहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। तो यहां पर ये वर्षा होती है, ठीक है? तो यहां पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अपने मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो आप सभी हेडिंग लगाएगा, सभी लोग हेडिंग लगाओ। 25 सेंटीमीटर, देखो 25 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताना है। और बहुत बार क्या होता है कि मिलीमीटर में पूछ लेता है। तो 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। अब देखो, किसी भी चीज को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे एक जीरो लगा दो, सीधा फंडा है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया? 25 से एक जीरो लगा दिया तो 250 मिलीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटता है, ठीक है भाई? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अब देखो, दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो दो भागों की हम बात करें तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो पहला भाग हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और दूसरा भाग हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है भाई? राधे राधे भाई सभी को, पिंटू, दीपचंद, चेतन, दिवाकर, अंकित, सभी को राधे राधे भाई, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर हमारे पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ये अपन ने चर्चा करी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिड डेजर्ट। क्या बोलेंगे? एरिड डेजर्ट। या फिर अर्ध शुष्क को क्या बोलेंगे? सेमी एरिड डेजर्ट, ठीक है? तो इसको बोलेंगे सेमी एरिड डेजर्ट। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, पहला हम यहाँ पर हेडिंग लगाने जा रहे हैं, और पहला हेडिंग लगाएंगे, और पहला क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो बच्चों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएगा
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है बच्चों? तो वर्षा की हम बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। लेकिन ध्यान से सुनना, मौसम विभाग क्या कहती है? मौसम विभाग की हम बात करते हैं तो मौसम विभाग हमारे शुष्क मरुस्थल में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा मानती है। तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा मौसम विभाग हमारे यहाँ पर मानती है, यह आपको ध्यान रखना। तो कभी भी शुष्क मरुस्थल में आपको अगर वर्षा पूछे तो कितनी होती है मौसम विभाग के अनुसार? 0 से 20 सेंटीमीटर, या फिर ज्योग्राफी के अंदर अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर से कम, या फिर 0 से 25 सेंटीमीटर। तो ये बात आप इस तरीके से उतार लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद हम बात कर रहे थे शुष्क मरुस्थल की। जो शुष्क मरुस्थल है उसी के अंदर कंटिन्यू लिखना है आपको। शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं और शुष्क मरुस्थल को ही कंटिन्यू आपको पढ़ना है बच्चों। देखो, शुष्क मरुस्थल की हम बात करते हैं तो जो शुष्क मरुस्थल है, देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले अगर मृदा की हम बात करते हैं तो इसमें मृदा पाई जाएगी एंटीसोल। कौन सी मृदा पाई जाएगी? एंटीसोल। और यहां पर वनस्पति की हम बात करते हैं तो मरुद्भिद वनस्पति, या फिर इसी को बोलते हैं जीरोफाइट जीरोफाइट वेजिटेशन इसको बोलते हैं। फिर इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैं जलवायु की बात करता हूं, जलवायु की हम बात करते हैं तो जलवायु यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु यहां पाई जाती है, ठीक है। और यहां पर जिलों की हम बात करते हैं, जिले की हम बात करें तो जिले यहां पर गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। तो इस तरीके से ये हमारे शुष्क मरुस्थलीय भाग में ये पाए जाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुनना, हम इसी के अंदर एक चीज और देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा शुष्क मरुस्थल भी दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो वो जहां पर मरुस्थल होता है, एक भाग वो जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, और एक भाग वो जहां पर रेत के टीले पाए नहीं जाते, ठीक है भाई। तो देखो, यहां पर मैंने इस तरीके से आपको समझाया था शायद लास्ट क्लास में कि ये हमारा शुष्क मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। अब ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस तरीके से शुष्क मरुस्थल मतलब ये रेत है, पूरी पूरी रेत है ये। अब इस शुष्क मरुस्थल में क्या होता है कि जो इसके अंदर हवा चलेगी। इस शुष्क मरुस्थल में क्या चलेगी बच्चों? हवा चलेगी। और जब ये हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी? रेत के कणों को उठाएगी और यहां से रेत के कणों को उठाकर यहां लेकर जाएगी। तो ये यहाँ के रेत के कण कहाँ जम जाएंगे? जाकर यहां जम जाएंगे। तो यहां पर रेत का टीला बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? रेत का टीला बनेगा। अब देखो, यहां की रेत अगर यहां चली गई, यहां की रेत अगर यहां चली गई, यहां की रेत अगर यहां चली गई, तो यहां पर आपको रेत
नहीं पाई जाएगी, नहीं मिलेगी। यहां पर रेत नहीं मिलेगी, यानी कि यहां पर जो है बालू का स्तूप, देखो रेत के टीले को क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। यहां पर बालू का सॉरी यहां पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे और यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं सारी चीज। देखो ये जो रेखा मैंने इधर खींची, इधर की रेत यहां चली गई, इधर की रेत हवा यहां लेके गई, तो यहां पर रेत का टीला बन गया। और रेत के टीले को क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं इसको? सैंड ड्यून्स। तो इधर तो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं और इधर सैंड ड्यून्स नहीं मिलेंगे। जब रेत ही नहीं होगी तो बालू का स्तूप कहां से होंगे? समझ में आ रहा है? तो हमारे शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार आप सभी साथी बता दीजिएगा, एक बार सभी साथी बता दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, तो आप सभी, ये मैंने पहले समझा दिया आपको इसलिए मैं थोड़ा इसको फ्लुएंटली ले रहा हूं। देखो भाई, शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। तो शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो बेटा पहले, हाँ, रेत के धोरे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर पहला भाग कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरा भाग हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो यहां पर बालू का स्तूप मिलेंगे, युक्त है, और यहां पर नहीं मिलेंगे, मुक्त है। ये शुष्क मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक चीज यहां समझने की कोशिश करना आप लोग, इसकी बात हो रही है। ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को अपने आप को इसको 100% मानते हैं अपन। शुष्क मरुस्थल को कितने परसेंट मानते हैं? 100%। इस 100% को दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो युक्त वाला भाग है ना, ये 58.50%, और ये कितना हो जाएगा? 41.50%। 41.50%। तो शुष्क मरुस्थल की हम बात करें तो शुष्क मरुस्थल मृदा एंटीसोल, वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वेजिटेशन बोलते हैं। क्लाइमेट यहाँ पर एरिड क्लाइमेट होगा, शुष्क जलवायु। जिले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक मुक्त प्रदेश। तो ये एक बार आप सभी लिख लीजिएगा बच्चों, एक बार आप सभी लिख लीजिएगा बच्चों। अब अपन स्टार्ट करेंगे। अब अपन सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? तो पहले अपन दूसरा वाला पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग भी हेडिंग लगाई दीजिएगा। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो भाई, अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात करेंगे। देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात करें, ध्यान से सुनना बच्चों। ये इस क्षेत्र को हम समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा, कि जैसे ये रेत है, ये पूरी की पूरी रेत है इस मरुस्थल में। ये पूरी रेत है, और इस रेत की हम बात करें तो यहां से हवा चलेगी, और ये हवा रेत के कणों को उठाएगी और यहां ले जाकर इसका क्या कर देगी, जमाव कर देगी। तो यहां से बारीक बारीक रेत तो यहां चली जाएगी, लेकिन जो मोटी रेत होगी, जो मोटी रेत होगी वो यहां नहीं जाएगी। देखो, बारीक रेत तो चली जाएगी, लेकिन यहां पर जो मोटे मोटे पत्थर होंगे रेत के, वो नहीं जाएंगे। ये मोटे पत्थर यहां नहीं जाएंगे, इसको बोलेंगे अपन चट्टानी मरुस्थल। इसको क्या बोलेंगे अपन, चट्टानी मरुस्थल। ये चट्टानी मरुस्थल हो गया, ये बारीक रेत हो गई। इस चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं हम्मादा। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में हम्मादा कहते हैं। यानी कि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसको हम्मादा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोटी रेत है। क्योंकि बारीक रेत तो बालू का स्तूप के अंदर चली गई, रेत के टीले में चली गई, और यहाँ पर मोटी रेत पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। इस प्रदेश को, इस प्रदेश को हम्मादा भी कहा जाता है। इस प्रदेश को हम्मादा भी कहा जाता है। हम्मादा का मतलब क्या होता है, चट्टानी रेत, या कंक्रीट रेत, या चट्टानी रेत। ठीक है, रेत, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई। अब देखो, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे, लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल। अब देखो, लघु मरुस्थल की हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, कच्छ का रण कहां पर है बच्चों, गुजरात। कच्छ का रण गुजरात से, कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र को, तो कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र को लघु मरुस्थल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लघु मरुस्थल किसे कहेंगे, कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर के मध्य, बिल्कुल, मरुस्थलीय क्षेत्र को मरुस्थल लघु मरुस्थल कहेंगे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक चीज और देखते हैं अपन, एक चीज और देखते हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनना, ये लघु मरुस्थल हो गया। एक यहां पर मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, ओकल वुड फॉसिल पार्क। ओकलवुड फॉसिल पार्क। अब देखो भाई, ओकलवुड फॉसिल पार्क की हम बात करें, ओकलवुड फॉसिल पार्क की हम बात करें तो क्या है, तो बेटा ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कहाँ पे मिलेगा, ये जैसलमेर में मिलेगा।
ये कहाँ पे मिलेगा? देखो ये कहाँ मिलेगा ये पार्क आपको? तो ये जैसलमेर में मिलेगा, जैसलमेर में। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? अगर मैं प्रसिद्ध की बात करता हूं तो यहां पर प्राचीनतम लकड़ी व जीवों के जीवाश्म पाए गए। यहां पर प्राचीनतम लकड़ी व जीवों के जीवाश्म पाए गए। विवेक, हेलो नमस्कार भाई। ठीक है, तो यहां पर प्राचीनतम लकड़ी व जीवों के जीवाश्म पाए गए। एक लाइन लिखना यहां पे, यहां पर प्राचीनतम डायनासोर, यहां पर प्राचीनतम डायनासोर के अवशेष मिले भाई, अवशेष पाए गए। तो यहां पर प्राचीनतम डायनासोर के अवशेष पाए गए, ये बात भी आपको लिखनी है। एक बार आप इसको नोट कीजिएगा बच्चों। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओकलवुड फॉसिल पार्क हमने देखा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, लघु मरुस्थल क्या होता है ये भी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद ध्यान से सुनो बच्चों। हाँ, देखेगा ओकलवुड फॉसिल पार्क हो गया। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसी शब्दावली आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। जैसे ये एक रेतीला भाग है, ये एक रेतीला भाग है। देखो भाई, ये एक रेतीला भाग है। इस रेतीले भाग के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सुनो भाई। देखो यहां पर हवा चली और हवा यहां की रेत को उठाएगी और यहां ले जाकर इस रेत का जमाव करेगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये रेत का टीला बन जाता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से ध्यान से सुनना, ये एक रेतीला क्षेत्र हो गया भाई, एक रेतीला, और ये रेत का टीला हो गया। ये रेत का टीला हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? रेत का टीला। ये रेत का टीला हो गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर रेत नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ की रेत यहाँ चली गई। और इस ये एक क्या बन गया? ये बन गया गर्त। गर्त का मतलब समझते हो ना? गर्त का मतलब होता है गड्ढा। गर्त का मतलब होता है क्या होता है? गड्ढा होता है भाई। गर्त का मतलब गड्ढा होता है। अब ये जो गर्त है, ये गर्त दो प्रकार के गर्त है। ये गर्त कितने प्रकार के गर्त है बच्चों? दो प्रकार के गर्त यहां पर है। एक छोटा गर्त और एक है बड़ा गर्त। छोटे गर्त को कहा जाएगा तल्ली, बड़े गर्त को कहा जाएगा ताल। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना।
अब ध्यान से सुनना, ये कौन बना रहा है? ये प्रकृति बना रही है, नेचर बना रहा है, ठीक है। और इस नेचर तरीके से, प्राकृतिक तरीके से यहां पर एक गर्त बना है। गर्त छोटा होगा पहले और बाद में बड़ा हो जाएगा। छोटे गर्त को तल्ली बोलते हैं और बड़े गर्त को ताल बोलते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर बादल बनेंगे भाई। ये क्या बन गए? ये बादल। और बादलों से नेचुरली बारिश होगी, प्राकृतिक रूप से बारिश होगी। और ये बारिश की बूंदें यहां पर आकर ये पूरा स्थान भर जाएगा। ये पूरा भर गया। ये क्या है? पानी। अब इसमें पानी भर गया। अब ताल और तल्ली में क्या भर गया? पानी। ताल और तल्ली में क्या भर गया बच्चों? पानी भर गया। अब ये पानी जैसे पानी भरेगा तो इसको बोला जाता है रन टाट। इसको क्या बोला जाएगा? रन टाट। और रनटाट की हम बात करते हैं तो रनटाट में जब खारा पानी भर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? और रनटाट में जब मीठा पानी भर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? देखो बच्चों, खारा पानी जब भर जाता है तो उसको कहा जाता है प्लाया। और जब एक जगह पर बहुत सारा खारा पानी भर जाएगा तो फिर इससे बनेगी, इससे क्या बनेगी? प्लाया झीले। प्लाया झीले, जैसे सांबर झील। तो बेटा सांबर झील एक प्लाया झील का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, सांबर झील क्या है? एक प्लाया झील का उदाहरण है। ऐसे ही जब इस रनटाट में मीठा पानी भर जाता है, ऐसे ही जब रनटाट में मीठा पानी भर जाता है, जब रनटाट में मीठा पानी भर जाता है तो उसको कहा जाता है खड़ीन। और खड़ीन की बात करें तो खड़ीन के अंदर पीने का मीठा पानी मिलेगा, पीने का मीठा पानी मिलेगा। खड़ीन से कृषि की जाती है। और ये कृषि कहां पे की जाती है? तो की जाती है जैसलमेर में। ये जैसलमेर में की जाती है। जैसलमेर में कौन करता है? पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर में कौन करता है? पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। खड़ीन से सिंचाई भी होती है, सिंचाई। और खड़ीन से जो सिंचाई होती है, राजस्थान की 1% से कम सिंचाई, राजस्थान की 1% से कम सिंचाई या फिर 1% के आसपास जो सिंचाई होती है राजस्थान में, वो खड़ीन से होती है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने इस तरीके से ये थोड़ा सा डायग्राम के जरिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। तो एक बार आप सभी साथी जो है इसको उतारिएगा बच्चों। उतारो भाई। अब मैं इसको लिखवा दूंगा, एक बार उतार लीजिए आप। और उतारने के बाद फिर लिखवा दूंगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये सारी चीजें प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक है बच्चों। ये सारी चीजें प्राकृतिक है, ठीक है। प्रकृति ने इनको बनाया है।
तो यहां पर देखो तीन चार चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ध्यान से सुनना बच्चों। कौन कौन सी? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर एक चीज मैंने तल्ली बताई, तल्ली एक नेचुरल है, ताल भी एक नेचुरल है, ठीक है। रनटाट की हम बात करें तो रनटाट भी एक नेचुरल है। प्लाया की हम बात करें तो प्लाया भी एक नेचुरल है। ये बहुत बार एग्जाम में आएंगे, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, नेक्स्ट चलते मैं इनको लिखवा देता हूं एक बार सबको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताल, सबसे पहले बात करेंगे अपन तल्ली। दूसरा, तो इसको लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बात करें। देखो तल्ली क्या होता है, तल्ली क्या होता है, जब जब एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो जब रेत के कण यहां से उठकर यहां गए, जब हवा चली, रेत के कण यहां से यहां गए, तो उस क्रिया को बोलते हैं, एक क्रिया होती है यहां पर, एक क्रिया होती है, और इस क्रिया का नाम है बच्चों, क्या नाम है, हवा की अपवहन क्रिया। उसको क्या बोलेंगे अपन, हवा की अपवहन क्रिया। तो हवा की अपवहन क्रिया से ही ये गड्ढे बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं यहां पर, देखो भाई, हवा की अपवहन क्रिया से बने छोटे बने गर्त, छोटे गर्त तल्ली कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड, ताल। देखो भाई ताल की हम बात करें, ताल क्या है बच्चों, हवा की अपवहन क्रिया, हवा की अपवहन क्रिया से बने बड़े गर्तों को ताल कहते हैं, ताल कहते हैं। इधर आ जाओ, रन, तीसरी चीज हम यहां पढ़ेंगे, रन टाट, रन टाट। जब ताल व तल्ली में प्राकृतिक रूप से जल भर जाए, तो वो क्या होगा, रनटाट होगा। जब ताल और तल्ली में प्राकृतिक रूप से जल भर जाए तो वो क्या कहलाएगा, ताल कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों।
ये एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक चीज ये हो गई। ये एक चीज हो गई। ये तीन चीजें तो आपको इधर रखनी। एक और लिख लेते हैं अपन। और एक क्या चीज रह गई, देखो भाई, 4 नंबर की चीज है प्लाया। देखो भाई, जब प्राकृतिक रूप से रनटाट में खारा पानी भर जाए, जब प्राकृतिक रूप से रनटाट में खारा पानी भर जाए तो उसे प्लाया कहते हैं। एक होता है बच्चों 5 नंबर पे, एक होता है 5 नंबर पे, वो क्या होता है, खड़ीन। अब खड़ीन क्या होता है बच्चों, देखो, जब प्राकृतिक रूप से रनटाट में मीठा पानी भर जाए तो, ठीक है, भर जाए तो प्राकृतिक रूप से मीठा पानी भर जाए तो वो खड़ीन होगा। अब देखो इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देते हैं, इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देते हैं। देखो जो खड़ीन से कृषि की जाती है, खड़ीन से क्या की जाती है, कृषि की जाती है। कृषि कौन करता है, कौन करता है, तो पालीवाल ब्राह्मण। और ये पालीवाल ब्राह्मण कहाँ के हैं, जैसलमेर के। और खड़ीन की हम बात करते हैं, राजस्थान की 1% एक राजस्थान की लगभग 1% सिंचाई होती है। तो राजस्थान की लगभग 1% सिंचाई खड़ीन से होती है, ये ध्यान रखना बच्चों। लिख लीजिएगा भाई एक बार। तो राजस्थान की 1% सिंचाई इसी से होती है भाई, ये आपको ध्यान रखना। तो हमने तल्ली, ताल, रंटाट, प्लाया और खड़ीन, ये इनके बारे में लिख लिया भाई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अशोक, चेतन, अंकित, संजय, विवेक, सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो, और नहीं है तो थम्स अप कर दीजिएगा एक बार।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक चीज बताने जा रहा हूं ऐसे ही। मरु, मरु क्या होता है? मरुस्थल को मरु कहते हैं। एक शब्द और सुना होगा आपने, मेरु। क्या होता है मेरु? अरावली को मेरु कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरावली को मेरु कहते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद हम्मादा। चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं। तो चट्टानी मरुस्थल को क्या कहेंगे? हम्मादा कहेंगे। सर, ताल और तल्ली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ताल और तल्ली एक नाम है, वो इंग्लिश में भी यही होंगे भाई, ठीक है। ताल और तल्ली नाम है हर्ष, इंग्लिश में भी यही होंगे। ये जितने भी शब्दावली है ना, ये सारी की सारी शब्दावली सेम, ये नाम है। और नाम हमेशा नाम ही होता है। इंग्लिश में भी जैसे मेरा नाम अनिल है, तो मेरा नाम इंग्लिश में भी अनिल ही होगा, ठीक है ना। तो ये नाम है। तो ये हम्मादा हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज और पढ़ते हैं, बालसन। बालसन की हम बात करें तो बालसन क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं बालसन को, ध्यान से सुनना। जैसे ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, दो पर्वत यहां पर छोटे छोटे हैं, और इन दो पर्वतों के बीच में ये पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? पानी। दो मतलब तीन पर्वतों के बीच में। तो देखो इसमें लिखते हैं कुछ, राजस्थान में तीन पर्वतों के बीच में जब प्राकृतिक रूप से जल भर जाए तो उसे बालसन कहते हैं। देखो बच्चों, बालसन से बालसन झीलों का निर्माण होता है। बालसन से बालसन झीलों का निर्माण होता है, ठीक है भाई। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक झील, सांबर झील सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सांबर झील जो है बालसन झील का उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है भाई। एक बार इसको आप लिखिएगा। लिखो इसको।
तो आज की क्लास में अपन यहीं तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे अपन जो यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे तो उसको अपन कल ही स्टार्ट करेंगे सेपरेट, ठीक है। तो हमारा ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या होता है, एंड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।